दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है द मिसिंग स्ट्रीट के एक नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक डरावना अनुभव लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम कुंदन है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और मैं कलकत्ता में जॉब करता हूँ और काफ़ी सालों से यहीं ही रहता हूँ। मुझे पहले काला जादू, भूत प्रेत इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उससे मुझे इतना पता लग गया है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। अभी 6-7 महीने पहले हमारे ऑफिस में एक न्यू लड़की ज्वाइन करती है। देखने में काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी थोड़े टाइम में ही। जब भी लंच टाइम होता उसने मुझे अपना लाया हुआ खाना खिलाना, मतलब वो मुझसे काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी और कभी कभी चाय कॉफ़ी भी ले आती थी मेरे लिए, और कभी मेरे बालों पे हाथ फेरती थी, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगता था। एक दिन संडे का दिन था, तो रात को 9 बजे मुझे उसका फ़ोन आया। मैं उस टाइम खाना ही खा रहा था। मैंने कहा, हाँ राधिका बोलो। उस लड़की का नाम राधिका था। तो उसने बोला, मैं आज घर पर अकेली हूँ, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, क्या तुम आ सकते हो? मुझे डर सा लग रहा है। मन तो मेरा भी था, लेकिन बाहर बारिश लगी थी और उसका घर मेरे रूम से 30 किलोमीटर दूर था, तो मैंने मना कर दिया। तभी अचानक से उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन छीना और कहने लगे, बेटा आ जाओ, हमने अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं छोड़ा और मैंने तुम्हारे बारे में इससे काफ़ी सुना है, तुम काफ़ी अच्छे हो। ये बात मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी। मन में मेरे दूध के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से मुझे उन्हें मना करना पड़ा। मैंने कहा, आंटी मैं फिर कभी आऊँगा, आज नहीं आ सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसने मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाया और बोली, सुबह आ जाना और खाली पेट आना। मैंने कहा, खाली पेट? वो क्यों? तो वो हंसते हुए बोली, क्योंकि मेरी माँ बहुत कुछ बनाने वाली हैं, तुम खा के आओगे तो हमारे घर नहीं खा पाओगे। तो मैंने ठीक है कहा और चला गया। अगले दिन मैं उठा और उसके घर की तरफ निकल गया। जो उसने मुझे लोकेशन भेजी थी वो जगह शहर से दूर एकांत में थी। लगभग 4-5 घर ही थे उस जगह पर। मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने उसे कॉल की, मैं आ गया हूँ। वो जल्दी से मुझे लेने आ गई। उस दिन वो कुछ अलग लग रही थी। उसकी ड्रेस सब कुछ अलग था, जैसे वो ऑफिस में बन के आती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उस दिन उसने ब्लैक कलर का सूट डाला था, माथे पे बिंदी भी ब्लैक कलर की ही थी और बाल भी खुले छोड़े हुए थे। सुंदर लग रही थी। मैं एकदम से उसके बस में हो गया था। जैसा वो कह रही थी मैं भी वैसा ही कर रहा था। उनका जो घर था वो काफ़ी पुराना और काफ़ी अजीब था। गेट के बाहर काला सा कपड़ा लगा हुआ था और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उस घर में एक भी खिड़की नहीं थी, बस छोटे छोटे रोशनदान थे। जब मैं उनके घर के अंदर एंटर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आने लगी, जैसे वो घर नहीं कोई सुनसान खंडर हो। अंदर हॉल में सिर्फ अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, उसकी भी बहुत डिम लाइट थी। राधिका ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसकी माँ रूम से निकली। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। अंधेरे में मुझे उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो जैसे ही आए उन्होंने मुझे हग किया और बोली, बेटा तुम आ गए, कितने दिनों से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। उस दिन ही आ जाते, उस दिन भी अच्छा समय था।
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। तो उसकी माँ ने कहा, चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तुम खाना खा के तो नहीं आए ना? ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। मैंने कहा, पूजा क्यों? तो उसने कहा कि आज हमने एक छोटी सी पूजा रखी है घर पर, तुम जाओ और राधिका के साथ छत से फूल तोड़ कर ले आओ। तो राधिका मुझे खींच के छत पे ले गई। बोली, फूल ही तो तोड़ना है, मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर तुम भी हमारे साथ पूजा में बैठोगे। और सबसे स्ट्रेंज बात मुझे ये लगी कि छत पर 7 गमले थे और उन गमलों में सिर्फ एक ही गमले में फूल लगे थे, बाकी गमले सूखे पड़े थे। जब मैं फूल तोड़ने लगा तो मुझे जोरदार झटका सा महसूस हुआ। राधिका ने कहा, तुम माँ के साथ जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। उसकी माँ हमारा वेट कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनका गुलाम हूँ। जैसा वो कह रहे थे मैं वैसा ही कर रहा था। वो मुझे एक कमरे की तरफ ले गए। उसकी माँ उस कमरे में एंटर हो गई और मुझे कहा, अपना लेफ्ट पैर पहले अंदर रखो, फिर आओ अंदर। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे गंदी बदबू आने लगी। वो कैसी स्मेल थी मुझे नहीं पता, बट बहुत बुरी थी और रूम में घुप अंधेरा था, बस दीपक की रोशनी थी। और मेरे ठीक सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, काले रंग की। ये पता नहीं लग रहा था कि ये मूर्ति किस भगवान की है, लेकिन देखने में बहुत डरावनी थी। भगवान की तो लग नहीं रही थी। तभी उस आंटी ने कहा, बेटा जो फूल तुम तोड़ के लाए हो उसे अपने लेफ्ट हैंड से अर्पित कर दो। मैं बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड से भगवान को फूल अर्पित नहीं करते, दोनों हाथों से फूलों को अर्पित करते हैं। तभी उस आंटी ने कुछ अजीब से ही मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए, जो कि भगवान के नहीं लग रहे थे। वो किसी कच्चे कलवे के मंत्र थे। वो किसी कच्चे कलवे का नाम ले रही थी और आसपास अलग ही वातावरण बन गया था। मेरे हाथ पैर जम गए थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था। तभी पीछे से कोई आया, उसने मेरे सर पर किसी चीज से मारा और मैं नीचे गिर गया। वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाले थे। जब अगले दिन मुझे होश आया, मैं नग्न अवस्था में एक शमशान में पड़ा था और मेरी हालत खराब थी। मेरी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 1-2 दिन से यहीं पड़ा था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं यहाँ कैसे आया, कैसे पहुँचा, कुछ भी पता नहीं था। मुझे वहाँ एक कपड़ा पड़ा हुआ दिखा। मैंने जल्दी से उसे अपने ऊपर लपेटा। मेरा फ़ोन, मेरा वॉलेट सब गायब था। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा आज क्या तारीख है, तो उसने बताया आज 27 तारीख है और मैं राधिका के घर 21 तारीख को गया था। मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस व्यक्ति से 100 रुपये उधार मांगे, तब जाके अपने रूम पहुंचा। घर पे पहुंचा तो मेरा फ़ोन, वॉलेट वहीं रखा था और मेरा रूम भी खुला था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने खाना बनाया और खाना खाया। मैंने उस दिन 2 बंदों का खाना अकेले ने खाया। रात को जब सोने लगा तो मुझे डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साथ है और मुझे देख रहा है। एक परछाई मुझे लगातार मेरे रूम के दरवाजे पे खड़ी दिख रही थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे नींद आई। तकरीबन 12 बजे मेरा रूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ एक औरत चलती हुई मेरे पास आई। वो इतनी भयानक थी कि आपको मैं शब्दों में बता नहीं सकता। वो काफ़ी देर मुझे घूरती रही, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। अगले दिन जब उठा तो मेरे पूरे शरीर पर खरोचों के निशान थे।
मैं तैयार हुआ, ऑफिस गया तो पता लगा कि राधिका का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये सुन के मुझे एक झटका सा लगा। अब हर रात वो औरत मेरे रूम में आती और मेरे साथ संभोग करती और बोलती, बस उस रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब मैं काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने घर हिमाचल में चला गया। इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को ये कहानी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ हम सबके प्यारे हिमाचल प्रदेश से। और मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की बेहद डरावनी कहानियों की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर आप लोग भी इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ एक कहानी सुनाता हूँ। ये जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में रहने वाले विशाल जी का है। किस्सा उनके बचपन में हुआ था। उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 7 या 8 साल की रही होगी। तो जो उनके फादर थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रहती। इस वजह से वो शहर गांव बदलते रहते थे। तो यहीं हिमाचल में एक गांव है जिसका नाम रिवील करने से उन्होंने मना किया है। अभी तो शायद वहाँ पे रास्ता बन चुका होगा, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो था लेकिन पक्का रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था जो कि जंगलों से होता हुआ जाता था। ये बात लगभग 1995 या 96 की होगी। वक्त क्या था कि वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रैक शायद 19-20 किलोमीटर का था। तो वहाँ पे उनको पैदल ही जाना पड़ता था। उसके बाद वो गाँव आता था। तो जब विशाल की फैमिली ने उस ट्रैक को चढ़ना स्टार्ट किया तो विशाल की मम्मी ने उसके पापा से कहा कि उन्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है और उन्हें कुछ झटके से महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई धक्के मार रहा हो। पहले तो विशाल के पापा ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। तो वो लगातार चलते रहे। उसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। अभी उसकी मम्मी को एक झटका ऐसा लगा कि वो नीचे गिर गए। उसके पापा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो गिरे हुए थे। तो उन्होंने उन्हें उठाया और पूछा कि तुझे क्या हुआ। तो उसकी मम्मी ने डरते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया हो। और उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके पापा ने कहा कि तू ऐसा कर, तू मेरे आगे चल और मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया। और वो जो रास्ता था वो पगडंडियों के जैसा था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, और उसके नीचे ब्यास नदी बहती थी। उसके बाद उन्हें एक आवाज़ भी आने शुरू हो गई थी, छन छन की। तो उसकी मम्मी समझ गई थी कि ये कोई चुड़ैल ही है। तो विशाल की मम्मी ने विशाल के पापा को कहा कि ये आवाज़ आपको भी आ रही है। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये सिर्फ तेरे मन का वहम है। तो विशाल के पापा ने कहा कि तू आगे चल और मैं पीछे चलता हूँ। तो विशाल की मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि विशाल की मम्मी जानती थी कि जो फीमेल एंटिटीज़ होती हैं वो मर्दों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से वो उन पर हावी हो सकती थी। तो इस वजह से विशाल की मम्मी ने उन्हें पीछे चलने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि आप ऐसा करो कि बीड़ी या सिगरेट कुछ भी जला लो, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं आग के पास बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो वो चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घराट मिलता है, जिससे पहले कनक को पीसा जाता था। वो बहते हुए पानी से चलती थी और ऊपर आटा चक्की घूमती थी। अब तो वो चीज़ें काफ़ी रेयर हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी।
उन्होंने जैसे ही उस घराट को पार किया तो वो आवाज़ लगातार आने लग गई थी और अब तो विशाल के पापा को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो झटके उसकी मम्मी को लगातार लग रहे थे। लेकिन वो डरे नहीं, वो चलते रहे। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। विशाल के पापा के कोई जानने वाले ही थे, तो उन्होंने उन्हें आवाज़ लगाई और वो घर से बाहर निकले। तो उन्होंने उन्हें आगे जाने से मना कर दिया और कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है, तुम यहाँ हमारे घर में आ जाओ। तो विशाल के पापा और मम्मी ने आगे जाना ठीक नहीं समझा और वो भी उनके घर में चले गए। उसके बाद विशाल की मम्मी ने वो किस्सा उनके साथ शेयर किया, तो जो उन लोगों ने उनको बताया उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ एक लेडीज़ की डेथ हुई है और वो प्रेग्नेंट थी और जब वो बच्चा पैदा कर रही थी तो उसकी डेथ हो गई, जिस वजह से वो रोज़ रात को यहाँ से घूमती रहती है और चिल्लाती हुई अपने घर तक जाती है और कई लोगों ने उसे साक्षात रूप में देखा है, जिस वजह से पूरे गांव में इस बात का काफ़ी खौफ हो गया है। ये तो हमने आप लोगों को देख लिया, तो हमने आपको अपने घर में बुला लिया क्योंकि आगे जाना ठीक नहीं था और आपके साथ भी एक बच्चा था और हो सकता था वो आप लोगों को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती थी। तो विशाल की फैमिली पूरी रात वहां रुकी रही और अगली सुबह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई।